नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस बीमारी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो अर्टिकेरिया, जिसे सामान्य भाषा में पित्ती उछलना, दाफड़ कहा जाता है और मेडिकल लैंग्वेज में जिसे हम अर्टिकेरिया कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अर्टिकेरिया होता क्या है, इसके क्या कारण है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। चलिए देखते हैं अर्टिकेरिया। Urticaria is a heterogeneous group of disorder characterized by itchy wheals which develops due to the transient edema of dermis. Itchy wheals बन जाते हैं, खुजली वाले दाने, और जिसमें कि ट्रांजिएंट एडिमा होता है डर्मिस में, कभी कभार सबक्यूटेस भी हो सकता है। इस तरह की बीमारी जिसमें कि इची व्हील्स और एडिमा डेवलप होता है डर्मिस में, हम उसे अर्टिकेरिया कहते हैं। आगे देखते हैं पैथोजेनेसिस। ये होता क्यों है या इसके होने के जो कारण है वो बाद में डिस्कस करेंगे, पर ये इसकी जो पैथोलॉजी है इसके पीछे वो क्या है। द बेसिक कॉज ऑफ अर्टिकेरिया इज वेसोडाइलेशन ऑफ वेसल्स एंड लीकेज ऑफ फ्लूइड्स इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। पैथोजेनेसिस में देखिए जो वेसोडाइलेशन होता है, और वेसोडाइलेशन क्यों होता है मैं आगे बताऊंगा कि कैसे हिस्टामिन रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, इंटरल्यूकिन्स होता है, और उसकी वजह से वेसोडाइलेशन होता है और सराउंडिंग्स एडिमा हो जाता है। तो ये एक इसकी पैथोजेनेसिस है कि किसी भी एलर्जेंस की वजह से, किसी भी स्टिमुलेटिंग फैक्टर की वजह से अगर ट्रांजिएंट एडिमा होता है और वेसोडाइलेशन होता है और इचिंग वाले व्हील्स बन जाते हैं, जिसे हम इची व्हील्स कहते हैं, तो इसे हम अर्टिकेरिया की श्रेणी में लेते हैं। देखते हैं हिस्टामिन रिलीज क्यों होता है। जो एक फर्स्ट हाइपोथेसिस है वो ये है, और जो सेकंड हाइपोथेसिस है, हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम मास्ट cells play a key role in the pathogenesis of the urticaria। जो फर्स्ट है वो एंटीजन इंड्यूस्ड है। अगर कोई बाहर से एंटीजन बॉडी में एंटर कर गया है तो मास्ट सेल एक्टिवेट होगी और आईजी मीडिएटेड हिस्टामिन रिलीज होगा मास्ट सेल से। अब आईजी जो होती है ये एंटीबॉडी होती है, और इसकी वजह से क्योंकि एंटीजन बॉडी में एंटर कर गया है और आईजी एक्टिवेट होगी और ये मास्ट सेल हिस्टामिन डीग्रेनुलेशन करवाएगी और हिस्टामिन बॉडी में रिलीज होगा, जिसकी वजह से कि सराउंडिंग वेसोडाइलेशन होगा। सेकंड देखते हैं डायरेक्ट मास्ट सेल्स डीग्रेनुलेशन बाय सर्टेन ड्रग्स एंड केमिकल्स। ऐसे कुछ ड्रग्स एंड केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से डायरेक्ट जो डीग्रेनुलेशन होता है मास्ट सेल्स का। थर्ड है मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन थ्रू द क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे। अब जो मेडिकल स्टूडेंट है उन्हें अच्छे से पता है कि क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे क्या होता है, C3, C4, C5 क्या होता है। देखते हैं आगे। ये पिक्चर के थ्रू बताया गया है कि ये मास्ट सेल्स हैं। मास्ट सेल्स में किस तरह से एंटीजन आया और वो अटैच हुआ आईजीई एंटीबॉडी से, और किस तरीके से जो ग्रेन्यूल्स है मास्ट सेल के अंदर कैसे डीग्रेनुलेशन होता है और हिस्टामिन रिलीज होता है और सराउंडिंग टिश्यूज में है। चलिए आगे देखते हैं कॉजेस क्या होता है। पहला कॉज तो इडियोपैथिक, बिना किसी का वजह से हो सकता है या फिर वजह पता ही ना हो कि किस वजह से अर्टिकेरिया हो रहा है। दूसरा है फिजिकल, जिसमें कि डर्मोग्राफिज्म, कोलिनर्जिक, कोल्ड की एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, हीट के एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, या फिर सोलर हो सकता है। जो तीसरा है वो है हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से अर्टिकेरिया, जिसे कि हम एंटीबॉडी मीडिएटेड बोलते हैं, जैसा कि हमने वहां पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से हमने हिस्टामिन रिलीज देखा। थर्ड हो सकता है ऑटो इम्यून कॉज, कोई ऑटो इम्यूनिटी हो, ड्रग इंड्यूस हम देख चुके हैं, इनहेरिटेड हो, इनहेरिटेड जन्मजात आया हो, जेनेटिकली आया हो, कोई ड्रग ऐसा चल रहा हो जिसकी वजह से हो सकता है, ऑटो इम्यून हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हो सकता है, कोल्ड, हीट एंड सोलर एक्सपोजर की वजह से भी अर्टिकेरिया हो सकता है। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो ड्यूरेशन के हिसाब से एक्यूट एंड क्रोनिक और रिकरेंट एक्यूट के बारे में किया गया है। तो एक्यूट अर्टिकेरिया क्या होता है, जो अर्टिकेरिया 6 वीक से भी कम ड्यूरेशन में ठीक हो जाता है, उसे हम एक्यूट अर्टिकेरिया कहते हैं। रिकरेंट एक्यूट अर्टिकेरिया, रिकरेंट एपिसोड ऑफ अर्टिकेरिया ईच एपिसोड लास्टिंग लेस देन 6 वीक। 6 वीक से कम में वो ठीक हो जाता है, बट वो बार बार होता है तो उसे रिकरेंट एक्यूट अर्टिकेरिया कहते हैं। अगर हम क्रोनिक की बात करें, एक्यूट एंड क्रोनिक में हमने क्लासिफाई किया इसको, तो क्रोनिक अर्टिकेरिया मोर देन 6 वीक्स। etiological trigger is less likely to identify in chronic urticaria। क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, यहाँ पे इटियोलॉजी मतलब जिस कारण से ऐसा होता है उस कारण को पकड़ पाना या समझ पाना या आइडेंटिफाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और ये 6 वीक से भी ज्यादा चलता है।
जो भी अर्टिकेरिया 6 वीक से ज्यादा चलेगा उसे हम क्रोनिक अर्टिकेरिया की कैटेगरी में लेंगे, और जो 6 वीक से कम में हो जाता है ठीक, उसे हम एक्यूट अर्टिकेरिया की श्रेणी में लेते हैं। क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन एक तो एक्यूट एंड क्रोनिक में हमने कर लिया ड्यूरेशन के हिसाब से। अगर हम पैथोजेनेसिस के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो जो पहला टाइप होगा वो डर्मोग्राफिक अर्टिकेरिया। जो डर्मोग्राफिक अर्टिकेरिया क्या होता है पढ़ देता हूं। एग्रावेशन बाय रबिंग एंड ईचिंग, रबिंग एंड ईचिंग से बढ़ जाता है। लीनियर व्हील्स एंड मोस्ट कॉमन इन यंग एडल्ट्स। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जैसा कि पेशेंट खुजली करता है उसी तरीके के मार्क्स बन जाते हैं। अगर पेशेंट अपने नाम लिखेगा बॉडी पे तो नाम इसी तरीके से बन जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं डर्मोग्राफिक अर्टिकेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रबिंग एंड स्क्रैचिंग से ये एग्रावेट होता है, या स्टिमुलेशन इसका रबिंग एंड स्क्रैचिंग होगा। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे आगे देखेंगे कि अगर ये रबिंग और स्क्रैचिंग से बढ़ता है तो रबिंग एंड स्क्रैचिंग आपको अवॉइड करनी होती है। आगे देखते हैं। पैथोजेनिक क्लासिफिकेशन में सेकंड क्या है, वो है कोल्ड अर्टिकेरिया। कोल्ड अर्टिकेरिया क्या है कि यह कोल्ड से बढ़ जाता है, किसी भी तरह का, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो या कोल्ड विंड हो, ठंडी हवा में जाने से या कोई भी चीज ठंडी पी लेने से इसको आर्टिकेरियल रैशेस डेवलप हो जाते हैं। और स्मॉल एंड लार्ज व्हील्स हो सकते हैं, एडोलसेंट में मोर कॉमन है और विंटर के सीजन में ये ज्यादा होता है। अगर हम सोलर अर्टिकेरिया की बात करें तो ये सन एक्सपोजर की वजह से होता है। लीजन्स ऑन फोटो एक्सपोज्ड एरिया, अर्टिकेरिया इरप्शंस कहां पे होंगे, जो एरिया धूप से एक्सपोज होगा तो उसे हम बोलते हैं लीजन्स ऑन द फोटो एक्सपोज्ड एरिया। जो तीसरा टाइप है वो कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया। कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया में स्वेटिंग की वजह से होता है, स्मॉल वेरी ट्रांजिएंट व्हील्स बन जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा वो नहीं। कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया। डिलेड प्रेशर अर्टिकेरिया, डिलेड प्रेशर अर्टिकेरिया समझ लीजिए कि इसके लिए हमारे पास एक अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। सस्टेन प्रेशर अर्टिकेरिया डेवलप्स 3 to 6 आवर आफ्टर प्रेशर। किसी भी पार्ट्स पे अगर कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से कोई अर्टिकेरिया इरप्शंस डेवलप होते हैं तो उसे, जो कि 3 से 6 घंटे कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से होते हैं आफ्टर प्रेशर, लास्ट फॉर 12 to 72 आवर्स। साइड कौन कौन से हो सकते हैं, बटक्स हो सकते हैं, हैंड्स हो सकते हैं, अंडर फिट एंड वेस्ट हो सकती है। वेस्ट पे भी इस तरह के इरप्शंस आ सकते हैं, फिट पे भी आ सकते हैं, हैंड्स एंड बटक्स पे। जिस भी एरिया में 3 से 6 घंटे का प्रेशर, हार्ड प्रेशर या सस्टेन प्रेशर बना रहेगा, जो कि 12 से 72 घंटे तक रहते हैं, और जो साइड्स है वो आपको हम बता चुके हैं। आगे देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। जो सबसे बड़ा क्लिनिकल फीचर जो इंपॉर्टेंट है वो है खुजली। पेशेंट बोलता है खुजली चलती है, अफेक्टेड एरिया लाल हो जाता है जिसे हम इरिथेमेटस लीजन्स कहते हैं। सर्क्यूलर भी हो सकता है, एन्यूलर, सर्पिजिनस। डर्मोग्राफिक अर्टिकेरियल लीजन्स इज लीनियर शेप हो सकते हैं। अगर व्हील्स की बात करें तो रिजल्ट 24 to 48 आवर्स में व्हील्स रिजॉल्व हो जाते हैं। अर्टिकेरिया में एसोसिएटेड विद सिस्टेमिक सिम्टम्स आ सकते हैं। अर्टिकेरिया के साथ जी मिचलाना हो सकता है, बुखार आ सकती है, बॉडी एक हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है, या फिर एनाफाइलेक्सिस के साथ भी अर्टिकेरिया हो सकता है, जो कि सिवियर टाइप ऑफ अर्टिकेरिया होता है। एनाफाइलेक्सिस मेडिकल स्टूडेंट अच्छे से समझते हैं कि एनाफाइलेक्सिस क्या होता है। अगर फिर भी पढ़ने की इच्छा हो तो पैथोलॉजी में आप जाके पढ़ सकते हैं। तो आपने देखे फीचर्स क्या होते हैं, ईचिंग, एरिथेमेटस लीजन, और लीजन्स का टाइप किसी भी तरह का हो सकता है, सर्क्यूलर, एन्यूलर, सर्पिजियस। और साइड में हम देख चुके हैं कि सोलर वाला सोलर एक्सपोज्ड एरिया पे होगा। और अगर साथ में सिस्टेमिक सिम्टम्स आएंगे तो मलेज, बॉडी एक एंड एब्डोमिनल पेन हो सकता है। और एनाफाइलेक्सिस हम समझ चुके हैं। तो ईचिंग और एरिथेमेटस लीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट भी इंपॉर्टेंट है इसकी, क्योंकि प्रेशर बेरिंग एरिया पे है या फिर सन एक्सपोज्ड एरिया पे, ये हमें समझना होगा। आगे देखते हैं कि डायग्नोसिस एंड डायग्नोस्टिक पार्ट क्या होता है, ट्रीटमेंट पार्ट। जो डायग्नोसिस होती है वो क्लिनिकली होती है, बेस्ड ऑन द क्लिनिकल सिम्टम्स लाइक व्हील्स, लीजन्स, ईचिंग एक्सेट्रा विद इन 72 आवर्स लिविंग बिहाइंड नॉर्मल स्किन। 72 घंटे के बाद ये चले जाते हैं और फिर आ जाते हैं, ऐसा होता है। अगर हम ट्रीटमेंट पार्ट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हमको जिन चीजों से बढ़ता है उन चीजों को हमें अवॉइड करना है या फिर हटा देना है। रिमूव एंड अवॉइड एक्साइटिंग कॉज, अवॉइड स्क्रैचिंग हम देख चुके हैं। डर्मोग्राफिक में सन एक्सपोजर, सोलर अर्टिकेरिया में कोल्ड एक्सपोजर जो होता है वो कि कोल्ड अर्टिकेरिया में हमें हटाना होता है। अगर हम इसके मेडिसिनल पार्ट की बात करें, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की, तो 2 तरीके का ट्रीटमेंट हम ये अप्रोच होता है हमारा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच होता है, थेरापेटिक अप्रोच होता है। जो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं या होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच क्या होता है और थेरापेटिक अप्रोच क्या होता है। अगर हम
कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच की बात करें तो इसमें हम जो मेडिसिन चूज करते हैं या सेलेक्ट करते हैं वो हम सिमिलिमम या बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, पर्टिकुलर एंड जनरल, मेंटल जनरल एज वेल एज फिजिकल जनरल। तो इसमें जो दवाइयां आती है वो सल्फर, नेट्रोम्यूर, कैलकिरिया कार्ब, सोराइनम, एपिसमेल, हिपरसल, बोविस्टन, डेल्टामारा और बहुत सारी लाइनअप है मेडिसिन जिन्हें हम दे सकते हैं। अगर हम थेरापेटिक अप्रोच की बात करेंगे तो थेरापेटिक में कुछ दवाइयां स्पेसिफिक है जो कि दी जाती है, जैसे रेस्टोक्स हम देते हैं, एपिसमेल देते हैं, एंटीपायरिन देते हैं, स्कूकम सी देते हैं एंड वेस्पा क्रिब्रोसा देते हैं। तो ये इस तरह की कुछ मेडिसिन हम देते हैं। तो अब हम थेरापेटिक अप्रोच में देख लेते हैं कि बोविस्टा में क्या लिखा हुआ है, डेल्टामारा क्या कहती है, नेट्रोम्यूर क्या कहती है और एंटीपायरिन में क्या लिखा हुआ है अर्टिकेरिया के बारे में। तो अगर हम बोविस्टा की बात करेंगे तो बोविस्टा में लिखा हुआ है, इन क्रोनिक अर्टिकेरिया व्हेन रेस्टॉक्स सीम्स इंडिकेटेड बट फेल्स टू क्योर। ये एलएन में लिखा हुआ है और एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन क्रोनिक अर्टिकेरिया, अगर कोई क्रोनिक अर्टिकेरिया का केस है और हमें लग रहा है कि ये रेस्टॉक्स का केस हो सकता है, बट रेस्टॉक्स दे रहे हैं बट कोई काम नहीं कर रही है, तो वहां पे हम बोविस्टा का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करें डेल्टामारा की, तो डेल्टामारा में क्या लिखा हुआ है, डेल्टामारा में लिखा हुआ है, स्किन इज डेलिकेट, सेंसिटिव टू कोल्ड, लाइबल टू इरप्शन स्पेशली द अर्टिकेरिया। स्किन बहुत सेंसिटिव है, सेंसिटिव टू कोल्ड है एंड लाइबल टू स्किन इरप्शन। वो स्किन इरप्शन क्या होंगे, अर्टिकेरिया होंगे, अर्टिकेरिया होगा एवरी टाइम पेशेंट टेक्स कोल्ड और इज लॉन्ग एक्सपोज टू कोल्ड। तो जो हमने कोल्ड अर्टिकेरिया देखा, अगर किसी भी पेशेंट को कोल्ड एक्सपोजर की वजह से या कोल्ड की वजह से अर्टिकेरियल इरप्शंस आते हैं तो वहां पे हम डेल्टामारा का उपयोग कर सकते हैं। और डेल्टामारा में आगे लिखा हो, अर्टिकेरिया ओवर होल बॉडी, नो फीवर, कॉन्स्टिट्यूशनल कोई सिम्टम नहीं, सिर्फ अर्टिकेरिया है, कोई बुखार बॉडी है, कुछ नहीं है, ईचिंग, बर्न्स आफ्टर स्क्रेचिंग, एग्रावेशन, वार्मथ एंड रिलीव्ड बाय कोल्ड लिखा हुआ है। अगर हम आगे बात करें नेट्रोम्यूर की, तो नेट्रोम्यूर में लिखा हुआ है, अर्टिकेरिया एक्यूट और क्रोनिक ओवर द होल बॉडी। अर्टिकेरिया एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है, पर पूरे शरीर पे होगा। एंड आफ्टर वायलेंट एक्सरसाइज, अब देखिए वायलेंट एक्सरसाइज करने से हीट जनरेट होती है बॉडी में और उस हीट की वजह से अर्टिकेरिया डेवलप होता है। तो ये सोलर अर्टिकेरिया की कैटेगरी में, सन एक्सपोजर तो है, ये हीट के एक्सपोजर से भी होगा, तो वो नेट्रोम्यूर होगी। नेट्रोम्यूर के साथ अगर हम आगे एंटीपायरिन जो कि बहुत स्पेसिफिक है, उसमें लिखा हुआ, अर्टिकेरिया अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग सडनली विथ इंटरनल कोल्डनेस। अर्टिकेरिया सडन आता है, सडन चला जाता है विथ इंटरनल कोल्डनेस और एंजियोनेरेटिक एडिमा, ये लिखा हुआ है एंटीपायरिन। स्कूकम सी के बारे में कहा गया है, डॉक्टर एस.बी. दास ने कहा है कि इसे 3x में यूज किया जाता है किसी भी तरह के क्रोनिक या एक्यूट अर्टिकेरिया के लिए। अगर हम देते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करती है। एपिस में भी इसी तरीके का लिखा हुआ है। एपिस एंड रेस्टॉक्स का देते समय ध्यान रखें, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स आप देंगे, क्योंकि एपिस एंड रेस्टॉक्स दोनों ही इनिमिकल है एक दूसरे की, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और सल्फर, नेट्रोम्यूर एंड कैलकिरिया कार्ब जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, तो यहाँ पे इनके पर्टिकुलर के साथ साथ फिजिकल जनरल और मेंटल जनरल को भी आपको ध्यान में रखते हुए इन दवाइयों का सिलेक्शन करना होगा। जैसे कैलकिरिया कार्ब है तो फेयर फेबिफ्लेटी देखना है, ल्यूकोफ्लैग्मेटिक एंड चिली देखना है, फील्स बेटर इन एवरीवन, कॉन्स्टिपेशन देखना है, डिजाइन एवर्जन को भी ध्यान रखना है। अगर हम नेट्रोम्यूर की बात करें तो नेट्रोम्यूर में जो अर्टिकेरिया के सिम्टम्स है उनको ध्यान में रखना ही रखना है, प्लस डिजायर ध्यान रखना है, सॉल्ट एंड सॉल्टी थिंग्स की डिजायर होती है, कंसोलेशन, एग्रेवेशन होता है, ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है, मैप टंग का ध्यान रखना है, और जो इसके मेंटल सिम्टम्स है उन्हें भी हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना। सल्फर के केस में भी हमें थर्मल रिलेशन, चिली हॉट का ध्यान रखना है, डिजायर चाहे वो स्वीट डिजायर उस तरह का ध्यान रखना है, डर्टी फिल्दी लुक का ध्यान रखना है, और उसके मेंटल सिम्टम्स पे हमें फोकस करना है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का चुनाव करते हैं। तो देखा दोस्तों, अर्टिकेरिया जो कि पेशेंट हमारे पास मोस्ट फ्रिक्वेंटली लेके आता है, शरीर में खुजली चल रही है, दाने कभी बिना दानों के भी हो सकती है, लाल दाने हो जाते हैं, ठंड की वजह से हो जाते हैं, धूप की वजह से हो जाते हैं, हीट की वजह से हो जाते हैं, या कुछ खाने से, या एंटीबॉडी मेडिएटेड भी हो सकते हैं। तो किस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है और किस तरह से होम्योपैथी इस तरह के केसेस में आपकी मदद करती है पेशेंट की, और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलने लगती है। किसी पेशेंट को अगर आप ठीक कर देते हैं कि खुजली
चल रही थी, काफी समय से चल रही थी, क्रोनिक थी, सब इलाज करा लिया, उसके बावजूद भी ठीक नहीं हुआ, और मैं होम्योपैथिक डॉक्टर साहब के पास गई और ठीक हो गई। तो इस तरीके से आर्टिकेरिया में हम मूव करते हैं, और कैसे हम दवाई का सिलेक्शन करते हैं, क्यों होता है, सब चीजें हम ध्यान में रखेंगे तो हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी और हमें क्लिनिकली इन सब चीजों से फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आज का वीडियो देख के आपको कुछ सीखने को मिला हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।